ये सारा काम कौन करा रहा है? कोई और आ गया कराना इसमें? कौन करा रहा है? अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान। कौन करा रहा है और कौन करा रहा है? हम करा रहे हैं। और हमको क्या पता आप करा रहे नहीं, हैं? नहीं, आप करवा रहे होंगे। आप करा रहे हो। ये सब बकवास है। क्या नाम ये है? गंदा आ रहा है, ये आ रहा, वो आ रहा है। अरे नाम क्या है आपका? नाम हमारा नाम नहीं है कुछ भी। और वो उसका सिसोदिया, अमानतुल्लाह और जन कितने आदमी पकड़े गए? बताओ, कुछ लिखना हो तो बताओ। अभी केस चल रहा है सब पे ना। तेरे केस होगा जब वो काम ही खत्म होगा सारा। केस चल रहा, केस चल रहा, केस तो चलते रहे। केस मेरे पे भी चल रहा है। कुछ हम लोग का साजिश है, अभी हम लोग आराम से उसको गौर से देखिए एक चेहरे को। चुनाव के पहले साजिश कर रहा है वो फजल। दिल्ली दंगों में जो उनका कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा साफ नहीं था मुसलमानों के प्रति। उन्होंने खुल के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। कोरोना में जो तबलीगी जमात मरकज़ को लेकर के जो उनके बयानात आए उनसे नाराज़गी है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब बात ओखला सीट पे आती है फिर यहाँ पर वोटर अल्टीमेटली यही देखता है कि कौन ऐसा प्रत्याशी है जो बीजेपी को हरा सकता है। इससे पहले जो अभी हम इतने 10 साल से सरकार देख रहे हैं, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें हिंदुस्तान की एक तरीके से खटिया खड़ी कर दी है। लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के फैसले देख लिए। बहुत जब फैसला जाके सुप्रीम कोर्ट पे आता है तो लगता है कि शायद इसमें 50-50 चांसेस हैं, शायद सही डिसीजन आ जाए या फिर भी गलत आ सकता है। सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार है हमारी, एक तंग नजरी दिखाई देती है मुसलमानों के प्रति। पहले होता क्या था कि स्टेज पर एक टोपी वाला वो बिठाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था मुस्लिमों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी हिमायत कमेटी बनाई गई थी। मुसलमानों का एक समूह जाता था, एक समुदाय से वो बात किया करते थे, डायलॉग किया करते थे। वो सब अब ख़त्म हो गया है। सबसे बड़ा सेक्युलर जो है वो मुसलमान ही है। क्यों? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को वोट देता है तो केजरीवाल को वोट दे रहा होता है जो हिंदू हैं। कांग्रेस को वोट देता है तो राहुल गांधी को वोट दे रहा होता है जो कि हिंदू हैं। वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं दे रहा होता कि भाई मैं मुसलमान को वोट दूंगा। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी सेक्टेरियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या वो कट्टरपंथी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये सड़क 5 साल से इतनी बदतर हालत में थी, कभी नहीं आया कोई देखने के लिए, ना किसी ने आवाज उठाई आज तक। अगर अमानतुल्लाह खान दोबारा आते हैं तो ये मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ के लोगों का ज़मीर मर चुका है। आप भी जाइए बीच में से जाइए। आप जाइए, बीच में से निकलिए। आप भी बीच में से निकलिए। लल्लन टॉप तो बढ़िया। थैंक यू भाई। आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। हम लोग शाहीन बाग आए हुए हैं। ओखला की विधानसभा है। मैं और मेरे साथी राशिद लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या चल रहा है, मूड क्या है, प्रोटेस्ट की कहानी क्या है। और ये जो भीड़ दिख रही है ना इतनी ज़्यादा, शाहीन बाग में इतनी भीड़ हुआ नहीं करती थी। धीरे धीरे मार्केट में बूम आया और कुछ चीज़ें बदल गई। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, सबके टोलेंगे और जानेंगे दिल्ली में क्या होने वाला है। कट टू पीपल। आइए, आप लोगों में सबसे पहले कौन बात करेगा? आप कर लेते हैं बात। एक बात बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर है। आमिर भाई एक बात बताइए कि साल 2020 में जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था CANRC को लेके, उस समय मैं आया था तो उस समय ना ये सड़क खासकर शाहीन बाग की ये इतनी ना गुलजार नहीं दिखाई देती थी, इतनी दुकानें नहीं दिखती थी, इतनी भीड़ भी नहीं दिखती थी। मतलब मैं लॉकडाउन के पहले की बात कर रहा हूँ। भाई साहब बीच में से आ रहे हैं। हाँ, इतनी भीड़ कैसे बढ़ गई यहाँ पे? देखिए, उससे यहाँ पे फेमस तो हुए हैं उससे, वहाँ से ये एरिया तो फेमस हुआ है नो डाउट CANRC के प्रोटेस्ट से। और यहाँ मोस्टली खाने का ही मार्केट ज़्यादा है। हाँ। तो काफ़ी एक फेमस मार्केट हो गई खाने की। और यहाँ बड़े बड़े अच्छे खासे ब्रांड भी हैं जो खाने के नाम पे जाने जाते हैं। तो उसी वजह से अब सभी लोग यहाँ खाने के लिए आते, तो फेमस हो गई मार्केट। जी। अच्छा, खाने के लिए प्रोटेस्ट से बहुत असर पड़ा है। प्रोटेस्ट से असर बहुत अच्छा खासा असर पड़ा है। लोग क्या कुछ और, आप कुछ और बोल रहे हैं क्या? नहीं। हाँ, जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर असद है। इसको छोड़ दीजिए। जो खाने का जो ब्रांड चीज़ है, जैसे असलम चिकन, जहरा, जावेद निहारी, जो फेमस दुकान है वो यहाँ पे आ गई। अच्छा। तो लोग, अब मान लो मैं बैचलर हूँ, मैं वर्किंग हूँ, मेरे को लगा कि जहरा यहाँ का खाना है, तो मैं चला आया 40 फूटा, 10 रुपये का रिक्शा लगा। तो जो डेवलपमेंट हुई वो अदर की वजह से नहीं हुई, फेमस ने फेमस किया। फेमस चेन वाले यहाँ चले आइए। बोल रहा हूँ। फेमस चेन ने फेमस किया। बात ही सिंपल है। कबाब आया, जावेद नहारी आया, बल्ली मरान है। इन लोगों ने आके यहाँ को ब्रांड बना दिया। फेमस कर दिया ब्रांड। यहाँ पे खाना हो अगर किसी को तो 500 रुपए में कितना खा लेगा? 100 रुपए पहले बताइए। 100 रुपए 100 रुपए में पेट भर लेगा यहाँ पर आदमी। 100 रुपए आम आदमी 100 रुपए में पेट भर के जाएगा यहाँ से। तुम लोग बताया, तुम लोग बैचलर लग रहे हो। हर वैरायटी के लोगों का बैचलर, जी हाँ, बैचलर ही हैं।
नहीं ऐसा क्या मतलब कोई संदेह है तो बता दो कैमरे पे। मैं बता रहा हूँ कि हर वैरायटी के लोगों को नहीं हर वैरायटी के लोगों को और हर तबके के लोगों को रख कर करके ये मार्केट बना। वो इस वजह से फेमस के अलावा भी यहाँ पे 10 रुपए की भी चाय मिलती है और 25 रुपए की भी चाय मिलती है। क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखे जाए तो यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मतलब कि अगर आप अच्छी चीज़ खाना चाहो तो अच्छी भी मिलेगी और आपको कम बजट में भी चीज़ चाहिए तो कम बजट में भी चीज़ मिलेगी। पुरानी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है किसी को यहाँ से। दिल्ली की ज़रूरत ही नहीं है। पुरानी दिल्ली वाले खुद आ रहे हैं यहाँ पर ओखला में शिफ्ट हो रहे हैं कि हमारा खुद का प्रॉपर्टी का काम है। हमारे क्लाइंट हर जगह से आते हैं दूर दूर से। सबसे ज़्यादा ओखला को चॉइस करते हैं। यार एक बात बताओ, आप प्रॉपर्टी का काम करते हो ना? प्रॉपर्टी का ओखला के इलाके में खासकर शाहीन बाग के इलाके में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है या रजिस्ट्री हो पाती है प्रॉपर्टी ज़मीन की, या पावर ऑफ अटर्नी से काम चल रहा है? पावर ऑफ अटर्नी यानी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है सारी। कोई पावर ऑफ अटर्नी से काम हो रहा है तो सारी जाहिर बात रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही होगी। अब यहाँ के लोगों को लोन भी नहीं मिलता होगा बैंक से? नहीं मिलता। पावर टर्नी पे चल रहा है सारा पावर टर्नी पे चल रहा है। बैंक की रजिस्ट्री नहीं है जब तक है तब तक रजिस्ट्री नहीं, कागज नहीं है, जमीन का खसरा खतौनी नहीं है तो मतलब लोन सिर्फ पर्सनल लोन मिलता है। पर्सनल लोन। हाँ भैया, जो ऑफिस में जॉब करते हैं जॉब वाले आदमी है उन्हें मिलेगा। रेंट पे कोई नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि वो सैलरी अकाउंट में मिलता है आपके। सैलरी अकाउंट में मिलेगा क्योंकि यहाँ रेंट बनता है, रेंट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनेगा जो भी होगा या पावर ऑफ अटॉर्नी उसी पे ही होता है। यहाँ के हाउस पे कभी भी लोन नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पे लाल डोरा है नून नगर में, उसकी रजिस्ट्री है, वहाँ पे मिल सकता है। लोगों ने बताया मुझे। अब एक चीज़ बताइए मुझे, अब मैं थोड़ी ना, चूंकि रजिस्ट्री की बात आ गई, प्रॉपर्टी की बात आ गई, तो पॉलिटिक्स पे मैं धीरे धीरे पर्कुलेट हो रहा हूँ। उस तरह धीरे धीरे मेरी बातचीत का सिरा जा रहा है। सवाल ये है कि जब शाहीन बाग का नाम, देखिए इस बात में तो कोई गुरेज नहीं है आप लोगों को ना, कि शाहीन बाग का नाम पूरे देश ने कब सुना? साल 2020 में सुना कि यहाँ पर एक महिलाओं का एक बड़ा जत्था प्रोटेस्ट पे इस सड़क पे बैठ गया और उनकी डिमांड थी कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी उसको लेकर अपना प्रतिरोध दर्ज कराना। ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि वो सारी महिलाएं मुस्लिम समुदाय की महिलाएं थीं। सारी सब समुदाय की महिलाएं थी यहाँ पर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी समुदाय की महिलाएं थी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने। ये भी मान लेते हैं आपकी बात। अब इस जगह पे शाहीन बाग को लेकर यही थ्योरी चलती रही। मीडिया में एक चर्चित थ्योरी चली कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में पैसे फ्यूल किए जा रहे हैं, बाहर से पैसे आ रहे हैं। आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा। सुना है, और मेरी बात पूरी हो जाए, और इसी फंडिंग के आरोप में आपकी विधानसभा के एक प्रत्याशी शफाउर रहमान जो AIMIM के कैंडिडेट हैं, वो इस समय जेल में हैं। उन पर इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की फंडिंग की है। आप लोग कैसे जानते हैं शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को, उसके इकोसिस्टम को, वो कैसे पनपा, कैसे बना, और फिर कैसे 20 मार्च 2020 को शायद ख़त्म हुआ था, जब जनता कर्फ्यू लगा था देश में कोरोना को लेकर, तब वो ख़त्म हुआ। कैसे प्रोसेस कैसे शुरू हुआ और कैसे ख़त्म हुआ? आप लोग का क्या वर्जन है उसको लेकर? कौन बोलेगा इस पर? कौन? आप? देखिए, प्रत्याशियों को लेकर आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। दूसरी बात रही फंडिंग की। अभी अगर आज का सिनेरियो देखा जाए तो वो एक ऐसे कैंडिडेट है जो एरिया के सबसे मैं मान के चल रहा हूँ एक ऐसे जिनके पास अपना पैसे का बैकग्राउंड नहीं है। वो बस एक पब्लिक के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी हमारे जैसे कि अब आम आदमी पार्टी हैं, 10 साल से राज कर रहे हैं, अमरुल्ला खान जी, और दूसरे अपने कांग्रेस के प्रत्याशी है, अच्छे खासे पैसे का बैकग्राउंड है। लेकिन हमारे एक ऐसी प्रत्याशी है जो MIM के, जिनका अभी कोई पैसे का बैकग्राउंड नहीं है, तो इसी वजह से वो सिर्फ पब्लिक के भरोसे चुनाव लड़ रहे। रही बात फंडिंग के उस टाइम पे आरोप प्रत्यारोप तो सभी के ऊपर लगे। बहुत से लोग अभी ऐसा नहीं है कि उनके पास प्रॉपर आरोप लग के जेल में, अभी सिर्फ एक तरफा आरोप लगे, वो सिद्ध नहीं हुए। अच्छा जी, आरोप सिद्ध नहीं हुए। मैं उनकी बात मैंने की ही नहीं। मैंने ये पूछा कि शाहीन बाग के लोग, वो जो एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ हफ्तों तक चला था, उस प्रोटेस्ट को लेकर शाहीन बाग के लोग कैसे, उस प्रोटेस्ट को शाहीन बाग के लोग कैसे याद रखते हैं? उसके पूरे इकोसिस्टम को कैसे शुरू हुआ, यहाँ पर क्या गतिविधियाँ होती थी, मीडिया वाले कैसे आते थे, कैसे जाते थे, क्या होता था? कुछ लोग मुझे बता रहे थे इस बातचीत शुरू होने के पहले कि ये जो खाने पीने का शुरू हुआ बहुत ज़्यादा इस इलाके में, खासकर 40 फुटा रोड पे, वो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि शाहीन बाग के लोगों को, कुछ लोगों को सस्ता खाना मिला जो लोग यहाँ पे आए उस प्रोटेस्ट के ज़रिए, उस संदर्भ से। तो इस वजह से लोगों को लगा कि ठीक है, ये एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा सकता है यहाँ पे, इस वजह से हुआ। आप लोग प्रोटेस्ट की क्या कहानी जानते हैं?
प्रोटेस्ट ही का बताइए सर। क्या क्या नहीं सुना मैंने। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ कि शाहीन बाग प्रोटेस्ट की कहानी क्या है। यहाँ पे लोग क्या बताते हैं, शाहीन बाग प्रोटेस्ट के सवाल पूछे जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं मीडिया? मतलब कहने का ये कि यहाँ के जो लोग हैं अपने राइट्स के लिए लड़ना जानते हैं, ठीक है, तो अपने राइट्स के लिए पीसफुली लड़े वो, और एक पीसफुली प्रोटेस्ट करके बैठे, ठीक है। तो उन लोगों को पता है कि किस तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करना है और उसे कैसे आगे तक बढ़ाना है और कैसे अपनी बात मनवानी है, ठीक है, अपने कायदे में और हद में रहते हुए। और बाकी उसके अलावा जो कोशिशें कराई गई, जैसे और जगहों पे भी, दिल्ली में और जगहों पे दंगे कराने की कोशिश कराई गई। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर रहे हैं आप, मौजपुर भजनपुरा की। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जगहों पे भी कोशिश कराई गई, यहाँ तक कि जामिया पे भी किसी लड़कों से गोली वोली चलवाई गई और वो छूटा हुआ है आज तक, हमेशा उसी वक्त छूट गया था वो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी कई बार कोशिश करी गई कि ये मतलब बहुत ज़्यादा माहौल बिगाड़ने की, लेकिन यहाँ के लोग जानते थे और समझदार थे और सारे पढ़े लिखे लोग हैं कि किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट गांधीयन प्रिंसिपल पे चलते हुए लॉन्ग तक अपनी बात को रखना है और उसे मनवाना है अपनी बात को, क्योंकि अपने राइट्स के लिए लड़ना है। जैसे गांधी जी लड़े थे और जैसे गांधी जी का आंदोलन हुआ है और सारी चीज़ें हुई हैं, उसी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे आगे बढ़ाना है और अपनी बातों को कैसे मनवाना है। लेकिन सर, दंगे के आरोप लगते हैं, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ किस समुदाय पे लगते हैं, मैं कह रहा हूँ दंगे के आरोप लगते हैं। दिल्ली का दंगा क्या हिंदू मुसलमान दंगा था, या दिल्ली का दंगा दिल्ली पुलिस बनाम मुस्लिम समुदाय का दंगा था, या दिल्ली पुलिस बनाम दिल्ली की जनता का दंगा था? ये लड़ाई होती है, दिल्ली दंगों पे आरोप लगते हैं सर। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अब जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल चल रहा है, कुछ भी हो जाए तो वो फाइनली वो जो है हिंदू मुसलमान ही हो जाता है, किसी भी तरीके से करके। कहीं पे कुछ भी हो तो उसे बनाने की कोशिश करी जाती है कि हिंदू मुसलमान है। अगर फार्मर्स के प्रोटेस्ट में अगर 10-20 दाढ़ी वाले जाके उनका सपोर्ट करने लगे तो उसे भी कोशिश कर दी जाएगी कि ये जो है मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, जबकि वो मुसलमानों का प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है फार्मर्स के प्रोटेस्ट का। लेकिन अगर उसमें 50 मुसलमान या इकट्ठे 100 मुसलमान आके समर्थन दे दें और दाढ़ी वाले और टोपी वाले ज़्यादा दिखने लगे तो उसे भी ये कोशिश कर दी जाएगी कि भाई ये जो है मुसलमानों का प्रोटेस्ट है, तो उससे वो लोग अपना भुना के उस चीज़ को और इसे हिंदू मुस्लिम कर देंगे। आप ये कह रहे हैं कि ऑप्टिकली वो दिखता है वैसा? ऑप्टिकली दिखता भी नहीं है, अगर लोग ना देखें तो मीडिया उसे बना देती है ऐसा। मतलब लोग बहुत समझदार हैं, लोग नहीं देखना चाहते, लेकिन मीडिया जो है पिक एंड चूज करती है। ऐसे करके इकट्ठे उसने 100 मुसलमान खड़े होकर दिखा दिए तो लगेगा वो हो सारे मुसलमान ही अपोज कर रहे हैं और तो कोई अपोज ही नहीं कर रहा है इस चीज़ का। तो ये है, तो फार्मर्स प्रोटेस्ट भी हिंदू मुसलमान प्रोटेस्ट बन जाएगा। और आप कह रहे हैं किसी भी इवेंट को लेकर एक सेंसनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली हर चीज़ को, मतलब ये बहुत टाइम से ही माहौल चल रहा है कि हर चीज़ को हिंदू मुसलमान बना दो, हर चीज़ को हिंदू मुसलमान बना दो। तो अगर हिंदू मुसलमान, अभी मैंने कुछ दिनों पहले अभी 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ में पढ़ रहा था जिसमें कि गौ तस्करी का जिक्र था। उसमें 8 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से 1 मुसलमान और 7 लोग हिंदू थे। भाई वो धंधा है, वो मुसलमान भी कर सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर वो इलीगल धंधा है तो हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, कोई भी कर रहा है, लेकिन इलीगल है। इलीगल है गौ तस्करी का धंधा, इलीगल है क्योंकि हमारे कानून ने मना कर दिया है गाय काटने को, ठीक है, तो वो इलीगल है। अब वो पैसे कमाने के लिए हिंदू कर रहा है वो भी गलत है, मुसलमान कर रहा है वो भी गलत है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश पेश ये करा जाता है। और तो वही सारी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ को हिंदू मुसलमान। अब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो गया, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं था। भाई हिंदू होते तो वो अपने राइट्स के लिए लड़ते, मुसलमान है वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, और सारी कम्युनिटी है वो अपने राइट्स के लिए लड़ रही है। राइट्स का लड़ना है बस, अब वो हिंदू मुसलमान कम्युनिटी वॉट जो भी पीछे हैं उससे मैटर नहीं करता, ये चीज़ है। इसमें तो बड़े 5 साल हो गए उस पूरे बात को, लेकिन अभी भी शाहीन बाग के लोगों के बीच जब भी मीडिया वाले को छोड़ के आप राजनीतिक पार्टियों की बात करें, वो वोट मांगने आते होंगे या आपसे जानना चाहते होंगे कि आपके रुझान क्या हैं, तो कम से कम एक वो सेंटिमेंट तो जुड़ा रहता होगा ना, उस प्रोटेस्ट का सेंटिमेंट तो कहीं ना कहीं नत्थी रहता होगा कि वो पूरी तरह से पीछे छोड़ चुके हैं आप लोग। पीछे छोड़ चुके हैं, प्रोटेस्ट का कोई इससे लेना देना नहीं है जी। अच्छा। आज तक इसका कोई लेना देना नहीं है प्रोटेस्ट का, इस पॉलिटिक्स में वो ख़त्म हो गया, जो दौर था ख़त्म हो गया, बीत गया वो। अभी किन मुद्दों पे आप लोग वोट कर रहे हैं? बस अब तो ये इन मुद्दों पे वोट करेंगे जो यहाँ की जनता के लिए हित में है। जैसे कि अपने रोड है, सफाई है यहाँ की, इस पे वोट करेंगे। और बिजली पानी का है सवाल, इस पे वोट करेंगे जी। एजुकेशन पे वोट करेंगे जी। कि जो ज़्यादातर सारी जनता का जो कहना है वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि पूरी दिल्ली में भी और हमारे ओखला के अंदर भी आम आदमी पार्टी का ही, मतलब हमने जो देखा एक नई लहर लेके आए करप्शन फ्री, और जो उन्होंने करके दिखाया भी। वरना हम लोग कांग्रेस को भी देखते आ रहे हैं, कोई बुराई नहीं है कांग्रेस में, जहाँ पे कांग्रेस का है यहाँ पे हमें पता है कांग्रेस की इतनी ज़्यादा कोई भी ऐसी पकड़ नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरे मतलब सरकार दिल्ली में बनाएगी और अमानतुल्लाह खान यहाँ पे अपना MLA बन के आएंगे,
तो ये मतलब यार आप बोल रहे हैं अमानतुल्लाह खान यहाँ MLA बनेगा, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन उनके विरोधी ये बोलते हैं कि साहब इन्होंने तो, इनके लोगों ने पता नहीं क्या क्या, कोई बोलता है सटला गैंग नाम का शब्द इस्तेमाल करता है कि सटला गैंग के लोगों ने ओखला के इलाके में ज़मीनों पे कब्जा कर मारा है। सटला से, मेरठ के सटला से लोग आके रह गए और सब अमानतुल्लाह खान के करीबी हैं। लोग बोलते हैं अमानतुल्लाह खान बाटला हाउस का में विकास करवाते हैं, शाहीन बाग में काम करवाते हैं, या बहुत हो गया तो आसपास के इलाकों में जंगपुरा, सॉरी ये जो आपका जोगाबाई एक्सटेंशन वगैरह के इलाके में काम करवाएंगे, लेकिन ओखला गांव को छोड़ देंगे। ओखला गांव को पता नहीं क्या उनसे नाराज़गी है, और उनको भी ओखला गांव से पता नहीं क्या नाराज़गी है। अब लोग कहते हैं अमानतुल्लाह खान है, और इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड जब उनके हाथ में था तो उन्होंने अपने लोगों को ला के भर दिया उसमें। बताइए, बड़ा आरोप लगता है सर। आपके एक्सिस्टिंग विधायक हैं। मैं आपको बताऊं, वक्फ बोर्ड में जिन लोगों की भर्तियां हुई थी, ठीक है, उनकी तनख्वाहें आप पता करिए कितने कितने महीने रुकी रहती हैं। अगर उन लोगों को भर दिया 14-14 हज़ार रुपये काम करते हैं वो लोग, वो उन्होंने कोई सरकारी नौकरी नहीं दिलवा दी उन्हें। 13-13, 14-14 हज़ार रुपये पे काम कर रहे हैं, 10-10 महीने सैलरी रुक रही है, तो उन्होंने क्या दे दिया? 14-15 यार गलत तरीके से नौकरी भी लगवा दे और मतलब सैलरी भी ना मिले सुनने में कितना। मैं आपको बताऊं, 10-10 महीने की सैलरी रुकी हुई है, 14-14 हज़ार रुपये की सैलरी है, तो उसमें क्या दे दिया? बात है ना, जब इलेक्शन आते हैं, ये रियल फैक्टर सभी को पता है, जब इलेक्शन ना सब अपने बिलों से निकल जाते हैं और फिर काम स्टार्ट हो जाते हैं, रोडों के बन जाते हैं, ठीक है। जब इलेक्शन आते हैं उससे पहले कोई काम नहीं दिखता किसी को भी, रोड टूटे होते हैं, सब कुछ होते हैं। कोई भी हो पॉलिटिक्स में, ये किसी से लेना देना नहीं है, ना आम आदमी से ना कांग्रेस से, मैं किसी का नहीं हो सका। साफ बात है, जो काम जनता के हित में काम करेगा, डेवलप करेगा। बातें होती हैं, उससे पहले भी कोई बात हो है, यही बातें जब भी होती है जब इलेक्शन आता है, उससे पहले तो कोई बात नहीं होती ऐसी कि वो इसने यूँ नहीं करा, उसने यूँ नहीं करा, करा सब ने। ऐसी बात नहीं किसी ने नहीं करता, सब करते हैं, लेकिन ये है कि वो दिखता नहीं है। बस क्यों नहीं दिखता? कि एक दूसरे की बुराई पे लगे हुए हैं, ये नहीं दिखता। अरे तो वो दिखने लगे, दिख रहे कितने। ये सारा काम कौन करा रहा है? कोई और आ गया है कराना इसमें? कौन करा रहा है? अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान कौन करा रहा है और कौन करा रहा है? हम करा रहे हैं। और हमको क्या पता आप करा रहे हैं? आप करवा रहे होंगे, आप करा रहे हो, आप काबिल आदमी है, करवा सकते हैं। अमानतुल्लाह खान करा रहा है, इसको बता कौन करा रहा हमें? ये गलत बात है यार, वो वे नहीं करा रहा, ये नहीं करा रहा, क्यों नहीं करा रहा? खूब करा रहा, बताओ क्या ना हो रहा? सारा काम हो रहा है। पूरे शाहीन बाग में जाके देखो, अबू फजल में जाके देखो, और उससे आगे देखो, सारे में जहाँ जहाँ उसका इलाका सारे में करा रहा है। हाँ, मखा की बात करो यार। और बताओ किसको नहीं दे रहे? गरीबों को खूब खुला रहा, दे रहा, क्या दे रहा है? कर रहा, क्या दे रहा है? क्या क्या दे रहा है? तेरा कोई किसका आधार कार्ड पहचान पत्र फ्री में बनवाया? किसने बनवाया यहाँ बताओ? सब पैसे लेते हैं। बिजली का बिल 2 घंटे 200 यूनिट फ्री है, और 9 मीटर और बिजली पानी फ्री। कौन करा? पानी गंदा है, पानी बहुत बढ़िया आ रहा है। ये सब बकवास है। क्या नाम है? गंदा आ रहा है, ये आ रहा है। अरे नाम क्या है आपका? नाम हमारा नाम नहीं है कुछ भी। नाम तो बता दीजिए। क्यों? मेरी शक्ल नहीं नजर आ रही? जो यहाँ मुझे सब जानते हैं। अरे मैं नहीं जानता हूँ। जान जाओगे जब कुछ दिन आ जाओगे। हाँ, जब जान जाओगे अपने आप ही। हाँ, वो ये अच्छा सटा, ये मतलब आइडेंटिटी वाली बात कर रहे हैं, शक्ल से पहचानने की बात। भाई मेरी सुनो, काम बहुत हो रहा है, बढ़िया विकास हो रहा है। ये नहीं कि बकवास कर रहे हैं, ये विकास नहीं हो रहा है। अंकल जी, ये देखो अरे विकास हो रहा है। अरे बेनामी अंकल जी, बेनामी अंकल जी, आपको बेनामी कह के बुलाऊंगा। हाँ, बोल लो जो मर्जी। अरे आप नाम नहीं बता रहे तो क्या कहूँगा? बेनामी चाचा जी। मोहम्मद शौकीन नाम है मेरा। अब देखिए शौकीन चाचा, ये बताइए मुझे, अब लोग बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने अगर इतना काम कराया यहाँ पे, तो उनके नेता इतने भ्रष्टाचार के आरोप में क्यों बंद गए हुए जेल में? इतने विरोधी सवाल उठाते हैं। कहाँ लिखड़ा? कुछ लिखड़ा है उन पे? बताओ, कुछ लिखड़ा है उन पे? हमें बताओ क्या लिखड़ा है उन पे? आप मारेंगे तो नहीं ना हमको? नहीं मारेंगे नहीं, हम बता आप रहे हैं। गुस्सा आ रहे हैं बहुत अरे ज्यादा। हम बता रहे भाई, उन पे कुछ नहीं लिखड़ा। ये सरकार की बेमतलब की बेवकूफ पढ़े की बात है। बताओ, जो भी आज तक पकड़ा गया, केजरीवाल और वो उसका सिसोदिया, अमानतुल्लाह और जन कितने आदमी पकड़े गए? बताओ, कुछ लिखड़ा हो तो बताओ। किसी ने पकड़ा हो तो कुछ निकाल कर दिखाया हो। एक चवन्नी नहीं निकली उसकी। अभी केस चल रहा है सब पे ना। तेरे केस जब वो काम ही खत्म हो गया सारा। हम कहा कि केस चल रहा, केस तो चलते रहे। केस मेरे पे भी चल रहा है, सब पे चलते हैं केस तो। अरे छोड़िए, अरे सबको छोड़िए, आप पर। अरे बाहर आ गए, सब काम खत्म हो हाँ, गए। सब काम खत्म हो जेल जाता से है। जब बाहर आ गए, बाइज्जत बने हो गए। बिल्कुल। एक सेकंड, अरे इज्जत से, कोर्ट ने इज्जत से बाहर करे, कोर्ट ने इज्जत से बाहर करे। ये देखो शौकीन भाई, एक हाँ। बात बताइए,
आप पर कौन सा मुकदमा चल रहा है? हैं? आप पर कौन सा मुकदमा? कमाने का मुकदमा चल रहा है मेरे पे, कमाने का, काम करने का मुकदमा। काम करने का मुकदमा। हाँ। ये कौन सा मुकदमा है? मुझे भी करवाना है अपने ये ऊपर। है कि जो काम तुम जो आए हो ना, काहे के लिए आए? पेट के लिए आए ना, पेट के लिए सभी कमा रहे हैं। तो ये मुकदमा ही है, बच्चों को पालना, समझ गए? ये मुकदमा है। हाँ, खड़े हो जो कर रहे हो यहाँ, ये मतलब है ना आपका। और बिल्कुल बिल्कुल। शायर टाइप बात करके, शायराना बात शायर टाइप बात करके काम में मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर। कर गए जी वो बिल्कुल एकदम सही बात कर गए वो बिल्कुल। अमानतुल्लाह खान निकल रहा है यहाँ से, आप लोग ये बोल रहे हैं? जी बिल्कुल निकल रहा है जी। रीजन बीइंग? रीजन ये है कि काम बहुत किया है उनके बाद काम करने का। एक तो केजरीवाल जी को काम करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है, जो करने की कोशिश कर रहा है वो काम नहीं करने दे रहा है एलजी साहब। कौन नहीं करने दे रहा है? एलजी हमारे जो है, एलजी ऐसा क्या कर रहे हैं? उनको सारे कामों की फाइलें रोक रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो बोल रहे हैं कि फाइलों में गड़बड़ी होती है, इतना अप्रूवल लिया था इसलिए रोका जाता है। तो बहुत करते हैं। एजुकेशन पे देख लीजिए, आपकी सड़कें देख लीजिए, पानी का देख लीजिए, बिजली बिल लोगों को, गरीबों को 200 यूनिट फ्री मिल रहा है और सबके बिल फ्री हो रहा है, बस फ्री है। लेकिन फिर बोला जाता है फ्री भी क्यों बांट रहे हो आप लोग? फ्री में सामान क्यों बांट रहे हो लोगों को? फ्री तो सारे बांट रहे हैं, कौन नहीं दे रहा फ्री? सब दे रहा है। कांग्रेस भी फ्री दे रही है और आपके तुम्हारे बीजेपी भी फ्री बांट रही है। 2,500 बीजेपी ने भी बोल दिया, 2,500 बीजेपी ने बोल दिया। अच्छा, 3,000 तुम्हारे यहाँ 3,000 कितने वो कांग्रेस ने ही बोल दिया। और जो हमारे केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। यमुना क्यों नहीं साफ कर पाए? यमुना सर, यमुना का तो अब वो करेंगे, मोदी जी करेंगे यमुना साहब। यमुना मोदी जी करेंगे। हाँ, वही करेंगे, ऐसा नहीं। केजरीवाल जी ने कहा था ये 4 महीने में हट जाएगा ये हाई टेंशन। केजरीवाल जी के मैनिफेस्टो में था पिछले बार के इलेक्शन में। निकाल के लाओ मैन्युफैक्चर कहाँ है वो? अब हट जाएगा। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। हाई टेंशन का कोई भी नहीं कह सकता ये हट जाएगा, कोई नहीं कह सकता हाई टेंशन का। जो भैया कर रहे हैं कुछ नहीं हो पाएगा। भैया गलत कह रहे हैं, पिछले बार के मैनिफेस्टो में। से सट मत जाइएगा पीछे आप। कोई बात नहीं है, उछल जाएंगे क्या होगा? जैकेट जल जाएगा। हाँ देखिए पीछे से बात कर रहे हैं। पीछे तो हट के बात क्यों कर रहे हो? सामने आओ, देखिए पीछे आइए सामने, बोल के चलो। हाँ देखिए पीछे से बात कर रहे हैं, देखिए। नहीं, मैं बताऊं, सरकार तो केजरीवाल की ही बननी है और ओखला में भी अमानतुल्लाह खान ही आ रहे हैं। ये सबको पता है, पहले से ही पता है सबको, वो बात अलग है। भाई साहब आप थोड़ी देर से खड़े हैं, इधर सामने आइए। अगर अमानतुल्लाह खान दोबारा आते हैं तो ये मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ के लोगों का ज़मीर मर चुका है। रीज़न है, ये सड़क 5 साल से इतनी बदतर हालत में थी, कभी नहीं आया कोई देखने के लिए, ना किसी ने आवाज़ उठाई आज तक। खुद ही पड़ी है, अभी बननी शुरू हुई है। ये बीच में आप मेन हॉल में ढक्कन डालते हैं, 3-3 फीट का उस पर ढक्कन डाल देते हैं जिसमें कोई गाड़ी चल नहीं सकती। आप आए होंगे कभी इधर तो देखा होगा आपने, अभी भी यहाँ पर देखिए बुरा हाल है। अच्छा, लेकिन एक साथ में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि रोज एक ना एक सड़क बना रहे हैं, वो रोज डेली एक नई सड़क बनाते हैं। तो अब हर किसी सड़क का नंबर बाद में आ रहा है, किसी का पहले। बताइए अमानतुल्लाह खान अपने हाथ से जाके उसमें मोरंग डालते हैं क्या? नहीं तो, लेकिन हर एक वर्कर ही नहीं लगा होगा, मालिक हर जगह। लेकिन हर चीज का एक फंड्स होते हैं और एक टाइमिंग होता है, कितने वर्कर लगे हुए हैं। तो रोज एक नई सड़क बन रही है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा इंडिया चेंज हो जाएगा, हर चीज को टाइम लगता है। कि सबको टाइम लगेगा, ये बोल रहे 10 साल हो गए। लेकिन चुनाव के टाइम तुरंत बन जाते हैं। कहाँ से आ जाता है एक साथ फंड चुनाव के टाइम पे दिखाने के लिए कि हम काम करा रहे हैं? और भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, सुन। कुछ कह रहे थे कि फ्री में दे रहे हैं वो। नहीं, मैं सरकार के बारे में बोल रहा था कि सरकार पर इल्ज़ाम लगते हैं कि सरकार रेवड़ी बांट रही है, जैसे बिजली फ्री, पानी फ्री और बसों में सफ़र फ्री, शराब एक पे एक फ्री। मतलब वो तो हमारा पैसा है जो हमें दे रही है। क्या बोले हो तुम? हर बंदा कोई पीता है जो एक पे एक जो फ्री ले रहा है यहाँ पर। ये तो नहीं बोले थे, माइक पे बोले, मेरे कान में पड़ गई वो बात। मैं कह रहा हूँ हर बंदा कोई पीता है एक पे एक फ्री। ये बोले थे हम कौन सा पीते हैं शराब, ये हम सुन लिए थे, यही बोला था ना। नहीं, वो एक्चुअली इन्होंने बात सही बोली, मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ इस बात में। वो फ्री एक्चुअल है ही नहीं, वो हमारा ही पैसा है। हमसे यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में ढेर सारे पैसे उठाते हैं और देने के नाम पे कुछ नहीं देते हैं। अभी आप हॉस्पिटल चले जाइए, आपका जो है पूरा अगर कुछ है प्रॉपर्टी तो सब बिक जाएगी आपकी। जाहिर सी बात है, इस देश में ना वैक्सीन फ्री मिलती है ना कोई भी सुविधाएं फ्री मिलती है। हाँ एक सेकंड, बारी भाई इधर आइए, आप इधर आइए, आप आइए, आप फंस जाएंगे। अरे वो बहुत देर पहले ही से आए हुए थे। ये हमारे ये सीनियर हैं। हाँ, जो हम ये देख रहे हैं टैग, उसके हिसाब से हमारे ये सीनियर हैं, इनको पहले मौका मिलना चाहिए इनको। अच्छा, आप एमयू के एल्यूमनाई हैं? भाई भी हमारे सीनियर हैं, मैं भी एमयू से ही हूँ। एमयू से भी हैं, जामिया से भी हैं, जेएनयू से भी हैं, तीनों के एल्यूमनाई हैं।
कोई तीनों जगह बवाल हो चुका है। कोई यूनिवर्सिटी छोड़ी ही नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ किया है, एक डिग्री ली है हर जगह से। कुछ ना कुछ किया है मत बोलिए यार, कुछ अजीब सा लग रहा है सुनने में। मतलब एक डिग्री ले ली है हर जगह से। क्या नाम है आपका? तो जुबैर नाम है मेरा, जुबैर खान। बात हो रही है आम आदमी पार्टी के कामधाम को लेके, अमानतुल्लाह खान के कामधाम को लेके। दिल्ली सरकार के पूरे कार्यकाल को, 10 साल के कार्यकाल के पूरे दो, अरे आपका यहाँ पे एल्यूमिनाई मीट हो गया हो तो बात कर लिया जाए। हटा दीजिए। तो आप कैसे देखते हैं सर सरकारी कामधाम को, कैसा चल रहा है? 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार, तमाम आरोप प्रत्यारोप सब कुछ, खासकर अपने इलाके ओखला के इलाके को लेकर उनके रवैये, यहाँ के बाशिंदों को लेकर उनके रवैये, सब कुछ के बारे में क्या सोचते हैं? जुबैर बताइए। देखिए, ओवरऑल जो नीतियां हैं सरकारों की, जो स्कीमें हैं, वो सबके लिए होती हैं। किसी का चेहरा देखकर कोई स्कीम नहीं मिलती है। अगर केजरीवाल सरकार ने कोई कुछ दिया है, फ्री में रेवड़ी बांटी है, तो वो सबके लिए बांटी है। और जो काम नहीं हुए हैं वो सबको दिख रहे हैं, क्या विकास रुका हुआ है, क्या विकास हो रहा है, वो सबको दिख रहा है। लेकिन यहाँ का जो वोटर है ना, और यहाँ का जो इलेक्शन है, वो विचारधारा और राजनीति, वो जो होती है कि नाम है नीतियाँ और विचारधारा, उससे हटकर है। यहाँ का आदमी बस ये देखता है कि यहाँ पर कौन काम कर सकता है, कौन किसके हक के लिए लड़ सकता है, कौन किसके लिए खड़ा हो सकता है। आसिफ भाई भी जब तक रहे तो वो भी यहाँ के एक धाकड़ नेता थे, वो लोगों की आवाज़ थे, इसलिए लोग उनके साथ रहते थे। जो यहाँ से नेता हुआ है, परवेज़ हाशमी साहब की भी एक पूरी हिस्ट्री रही है। उन्होंने भी कुछ अपने ज़माने में ऐसे काम किए थे। ओखला हेड से DTC की बसें उन्होंने उत्तर प्रदेश की चला दी थी। तो सबके अपने अपने काम हैं। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने पिछले 10 साल में, बावजूद इसके कि उनको कई बार जेल में जाना पड़ा, लेकिन जो उन्होंने काम शुरू किए हैं वो चल रहे हैं। 80% काम हुआ है, कहीं 60% काम हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। हालांकि 10 साल में ये काम सब निमट जाना चाहिए था, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन लगातार काम चल रहा है। ये सड़क के 6 महीने पहले बननी शुरू हुई थी। आप जाएंगे यहाँ से लास्ट तक, जो है हाई टेंशन का जो रोड है, वो बहुत मुश्किल था इसको बनाना हमारे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत ही बिजी सड़क है। इस पर बाज़ार लगता है, 18 घंटे का बाज़ार लगता है। ठेले वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, गाड़ियाँ हैं, यातायात बहुत ज़्यादा होती है। उसके बावजूद भी टुकड़ों टुकड़ों में इसको बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन किसी तरह से वो इसमें कामयाब हुए। इसको इलेक्शन से पहले उन्होंने कर दिया। थोड़ा सा एक टुकड़ा रह गया है, बाकी इसको वो कर चुके हैं। तो जो काम वो कर रहे हैं, बाकी केजरीवाल से नाराज़गी अपनी जगह पर है मुसलमानों की, वो अपनी है बिल्कुल। अरे केजरीवाल से नाराज़गी मुसलमानों की अपनी जगह पर है। लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पर लोग जो हैं केजरीवाल को, आप लोकल कैंडिडेट के आधार पर, लोकल कैंडिडेट के आधार पर, लोकल जो लोगों के समस्याओं के लिए जो खड़ा होता है, जो उनका अपना नेता है। असल में है क्या ना, लोग यहाँ पर लोग आते हैं अस्पताल में, उनको इलाज करवाना है फ्री में, विधायक जी के पास पहुँचते हैं, वो लेटर लेके दे देते हैं, लोग उसमें खुश हैं। लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, लोग उसमें खुश हैं। जिनको छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, वो सब खुश हैं। और वैसे लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर। अब आप जुबैर भाई एक बात बताइए, आपने एक बात बोली है, मैं उस पर आपकी क्लैरिटी चाहूँगा, क्योंकि वो बात सुनने में थोड़ी सी ज़्यादा रोचक भी लग रही है और प्लस उसको और एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। आपने कहा कि मुसलमानों की केजरीवाल से नाराज़गी है, ऐसा क्यों है? देखिए, दिल्ली दंगों में जो उनका कैरेक्टर था वो बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं था मुसलमानों के प्रति। उन्होंने खुल के कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। कोरोना में जो तबलीगी जमात मरकज़ को लेकर के जो उनके बयानात आए, उनसे नाराज़गी है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब बात ओखला सीट पे आती है, फिर यहाँ पर वोटर अल्टीमेटली यही देखता है कि कौन ऐसा प्रत्याशी है जो बीजेपी को हरा सकता है। राजनीति वहीं पे आगे घूम जाती है। यहाँ पे ज़्यादा वोटर मुस्लिम है, इसलिए जी ज़्यादा वोटर मुस्लिम है। और इस इलाके पर नज़र है, सरकारों की नज़र है। बुलडोज़र आया यहाँ पर, बुलडोज़र से इसको शाहीन बाग को धरने के बाद इसको मिटाने की भी साजिश थी, जैसा कि लोग कहते हैं अपने बयानात में। हमें नहीं पता उसकी क्या सच्चाई है। हुआ क्या, मतलब बुलडोज़र यहाँ पे आया था, आया था बुलडोज़र यहाँ पे आया था, डिमोलिशन हुआ भी था, डेमोलिशन के लिए आया था बुलडोज़र यहाँ पर। किस इलाके में? इधर 9 नंबर पे भी हुआ है, कंचनकुंज में हुआ है, कई जगह हुआ है। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट बीतने के बाद? हाँ, बाद में तो क्या वही समय था जब जहांगीरपुरी में भी दंगा हुआ था, उसमें भी वहाँ पे बुलडोजर चला था? ये वही समय था कि अलग है कुछ समय? वही था, लेकिन थोड़ा आगे पीछे था, थोड़ा आगे पीछे था। एग्जैक्ट वही समय नहीं था, कुछ आगे पीछे था। हाँ बिल्कुल। इसलिए जो है ना, यहाँ का जो वोटर है वो आखिर में आकर के बस यही सोचता है कि कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराएगा। ये सोच जब बन जाती है ना, तो फिर जो मार्जिन जो था, पिछली बार 74,000 का मार्जिन था, वो नाराज़गी के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इसके आसार हैं, इसके आसार हैं।
मतलब सीट जो है अल्टीमेटली अमानत साहब की निकल रही है यहाँ पर, केजरीवाल की नहीं निकल रही है, अमानत की निकल रही है। अमानत की सीट निकल रही है यहाँ पर। असल में है क्या मसला, लोग ये देख रहे हैं कौन प्रत्याशी, यहाँ पर प्रत्याशी वर्सेस प्रत्याशी हो रहा है। एक तरफ बीजेपी की पूरी पार्टी है जो मनीष को लड़ा रही है, और दूसरे लोग ये चाहते हैं कि मतलब कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो इसको हरा पाए। अरीबा के अंदर उनको नहीं लग रहा है पोटेंशियल है, शिफाउर रहमान साहब है उनके अंदर उनको नहीं लग रहा है कि मतलब उतना पोटेंशियल है, जेल में भी हैं, उनके साथ में एक निगेटिव पॉइंट है। अगर वो होते मैदान में मौजूद होते तो शायद कुछ और होता उसका असर। मुझ पे ये इल्ज़ाम अगर आप लगाएंगे तो मैं उसका काउंटर भी दूंगा, लेकिन ये सवाल पूछना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्रालय उनके अधीन आता है, और आपके इलाके का लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस के हाथ में है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास में है। आपके यहाँ स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार रही है 10 साल से। अब इस साल जो भी नई सरकार आएगी उसका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर खासकर जो इतनी लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रही है आपके स्टेट में, उसके रवैये को लेकर आप लोगों का क्या सोचना है? क्योंकि एक तरफ तो वो दावा करते हैं दिल्ली पुलिस का कि दिल्ली है, दिल्ली पुलिस है, दिल की पुलिस है, वो सब सारे समाज के सारे वर्गों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन एक तरफ आप लोग के इस तरह के बयान है कि जैसे भाई साहब ने कहा कि बीजेपी को बस नहीं आने देना है, इस आधार पर किसी को वोट करना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि खासकर ओखला के इलाके में या दिल्ली के जो भी इलाके मुस्लिम बहुल हैं वहाँ पर बीजेपी को लेकर आपके मन में परसेप्शन क्या है? क्या उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं आप लोग एज अ पार्टी, या उनके एजेंडे को, या मतलब क्या? मतलब मैं कंफ्यूज भी हो सकता हूँ, हो सकता है मेरा सवाल गलत दिशा में भी चला जाए, फिर आप एक्सप्लेन करिए, कौन बताएगा इस पर? जैसे भाई बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे, लेकिन मेरा कहना ये है कि इससे पहले जो अभी हम इतने 10 साल से सरकार देख रहे हैं, मैं सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हिंदुस्तान की एक तरीके से खटिया खड़ी कर दी है। कैसे? मतलब जैसे कि जो हम 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, चारों पिलरों को तोड़ के खटिया खड़ी कर दी गई है बिल्कुल। ना आपकी मीडिया बची है, ना जुडिशरी बची है, ना एडमिनिस्ट्रेशन बचा, मतलब कुछ तंजीम नाम है। तंजीम भाई, आप अपनी बात को ना इस्टेब्लिश कर पाएँ तो ज़्यादा मुकम्मल होगा। अगर आप ऐसे ही कहेंगे कि ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये नहीं बचा, वो नहीं बचा ना, तो उसको लगेंगे हम पासिंग रिमार्क कहेंगे। आप कहेंगे जुडिशरी नहीं खराब खत्म हो गई है, आप इस्टेब्लिश तो करिए कि जुडिशरी कैसे खत्म हो गई आपके हिसाब से। आप किसी भी मतलब लोअर कोर्ट्स का आप फैसले देख लीजिए, लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के फैसले देख लीजिए, बहुत जब फैसला जाके सुप्रीम कोर्ट में आता है तो लगता है कि शायद इसमें 50-50 चांसेस हैं, शायद सही डिसीजन आ जाए या फिर भी गलत आ सकता है। वरना आप कभी भी किसी लोअर कोर्ट्स के आप फैसले उठा के देख लीजिए किस तरीके से दिए जा रहे हैं फैसले, हाई कोर्ट्स तक के फैसले देख लीजिए किस तरीके से फैसले दिए जा रहे हैं। एक फैसले की बात नहीं कर रहा, लाइन से मुसलसल सारे फैसलों की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट इवन वन। और आप देख लीजिए इलेक्शन के टाइम पे किस तरीके से मतलब इलाकों में जहाँ उन्हें लगता है कि बीजेपी के वोटर्स नहीं हैं, बीजेपी के कम वोटर, मतलब जहाँ उन्हें लगता है कि बीजेपी के वोटर्स कम हैं और दूसरी पार्टियों के वोटर ज़्यादा हैं, तो उन जगहों पे कैसे पुलिस का यूज़ करके, कैसे मिस्टर एस जो है, मिस्टर शाह कैसे पुलिस का यूज़ करके उन जगहों पे ऐसी नाकाबंदी कर देते हैं कि लोग वोट नहीं डाल पाते, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। पहली बात तो वोट ही नहीं आ रहे हैं, उनके लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, और जिन लोगों का लिस्ट में नाम बच रहा है तो उन्हें पुलिस के जोर पे हज़ारों के हिसाब से पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है। हमने रामपुर में देखा और कई जगहों पे देखा हमने कि उन लोगों को वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जाता। तो ऐसे तो आप मतलब कहीं पर भी जीत जाएंगे, आप किसी को भी खड़ा कर दें। और हालांकि वोटर लिस्ट वाली बात पे भी चुनाव आयोग ने एक सफाई दी थी अभी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप भाई? मैं असल में अभी जो बात आपने कही ना, ये जो बात अपनी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, मैं उसमें बताऊं असल में सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार है हमारी, एक तंग नज़री दिखाई देती है मुसलमानों के प्रति। तंग नज़री पहले होता क्या था कि स्टेज पर एक टोपी वाला वो बिठाते थे, किसी को भी टोपी पहनाते थे, लेकिन एक टोपी वाला होता था पहले, मतलब मुस्लिम समुदाय की एक नुमाइंदगी हुआ करती थी। अब हम देख रहे हैं कि टिकट में तो बिल्कुल जीरो हो गया है, कहीं आप 70 में से एक भी नाम नहीं है। हालांकि वो चाहते तो इस इलाके से कोई प्रत्याशी ढूंढ कर दे भी सकते थे, अगर वो सबका साथ सबका विकास वाली बात होती। तो इतने बड़े इलाके में जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, एक मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ से हो सकता था अगर वो सबका विकास वाली बात होती। लेकिन प्रत्याशी न होना वो अलग बात है, स्टेज भी उनका खाली है बिल्कुल। और मुसलमानों के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, हालांकि उसके सियासी फ़ायदे हैं कि उनको पहुंच रहे हैं, वोट उनका उससे इकट्ठा हो रहा है, फ़ायदे हो रहे हैं, और सियासी फ़ायदे उठाने के लिए कोई भी कुछ भी हरबा इस्तेमाल करेगा, वो उसकी चाल है। हम उससे क्या नाम है, डेमोक्रेसी में उसकी परमिशन भी है, सारी इजाज़त है।
सारी मर्यादाएं लोग लांग देते हैं, तो ये सब बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर था मुस्लिमों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी हिमायत कमेटी बनाई गई थी। मुसलमानों का एक समूह जाता था, एक समुदाय से वो बात किया करते थे, डायलॉग किया करते थे, वो सब अब ख़त्म हो गया है। अब कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल इनको नज़रअंदाज किया जाता है कि हम अब इनके बगैर भी हम सत्ता में पहुंच जाएंगे, इनके बगैर भी हम सरकार बना लेंगे। पहले कुछ ना कुछ बैलेंस किया करते थे, अब वो बैलेंस करना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, कहीं भी आप चले जाएँ बिल्कुल भी सिरे से नज़रअंदाज अब किया जा रहा है। पहले शहनवाज हुसैन नकवी जैसे क्या नाम है बड़े बड़े नाम आए थे, एक ज़रूर मिनिस्टर या एक लीडर ऐसा हुआ करता था केंद्र सरकार में जो अक़लियतों का, मुसलमानों का वहाँ पर प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल नदारद हो गया। कोई ना कोई एक चेहरा हुआ करता था पूरी कैबिनेट में, कोई ना कोई एक चेहरा हुआ करता था, अब कोई भी नहीं है। इवन कि जो मुसलमानों की एक मिनिस्ट्री है जिसको माइनॉरिटी अफेयर्स, उसके भी जब जिम्मेदार जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं। लेकिन वो मुसलमानों की मिनिस्ट्री ना हो के माइनॉरिटी अफेयर्स है सर। माइनॉरिटी देश में बहुत सारे समुदाय होंगे ना, केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है देश में। माइनॉरिटियों में जो मेजॉरिटी है वो मुसलमानों की है कि नहीं? भाई मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं देश में, मतलब माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं देश में ना, अलग अलग सेक्शंस हैं माइनॉरिटीज़ के देश में। मंत्री एक भी नहीं है मुस्लिम, मंत्री नहीं, मंत्री की कमी है। ये कह रहे हैं कि मंत्री एक भी नहीं है मुस्लिम। एमपी भी नहीं देती है बीजेपी, सही है। आप बीजेपी की 240 सीट में से निकाल के देख ले, बीजेपी की 240 सीट में निकाल के देख ले, एमपी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। बाकी पार्टी सब में अगर छोटी बड़ी पार्टी भी है तो उसमें एमपी है मुस्लिम, लेकिन बीजेपी में एक भी मुस्लिम एमपी नहीं। दुख की बात की है कि 20% की आबादी है मुस्लिम की हिंदुस्तान में, लेकिन एमपी एक भी नहीं। हम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। एक अलग सी बात है, लेकिन हम लोगों को नज़रअंदाज ना करना चाहिए। हम लोग एक हिंदू के बाद हम लोग की सेकेंड लार्जेस्ट पीपल है, तो हम लोग को भी तो कुछ अधिकार मिलना चाहिए। ये हम लोग को अधिकार मिलता ही नहीं, और हम लोग के अगेंस्ट ही बोला जाता है सरकार की तरफ से, सही है। वोट की बात है ना, एक बात रह गई थी, जहाँ तक वोट की बात है, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार या अपना वोट बैंक नहीं है। कांग्रेस का जो वोट था वो शिफ्ट हुआ है, और कांग्रेस ने इलेक्शन जो लड़ने की जो पॉलिसी अपनाई है वो इतना मतलब एक लास्ट में प्रत्याशी के अनाउंस करते हैं, सबसे लास्ट में। आदमी 90% तैयारी कर चुका है विपक्ष का, आप प्रत्याशी नहीं ला पा रहे हो, आपस में लड़ाई है आपके अंदर गुट बने हुए हैं। जब आपके अंदर गुट बने होंगे, आपके प्रत्याशी पहले से डिसाइड नहीं होगा, तो दूसरे वाला बहुत आगे जा चुका होता है। तो कांग्रेस पूरी ताकत, ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है, आप ये कह रहे हैं? कांग्रेस की प्रॉब्लम है, वो पूरी ताकत से दोबारा से वो नहीं आ रहे हैं, बैक नहीं कर रहे हैं। उनका खुद ही शायद ये एजेंडा है कि वो खुद ही आना नहीं चाह रहे हैं। सारी पार्टियां अपनी अपनी कमियों को दूर करें, और क्या ऐसे ही। भाई ने इतनी ज़्यादा मुसलमानों की बात करी, लेकिन मैं फिर भी नहीं भाई ने अच्छा सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात की, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सेक्युलर जो है वो मुसलमान ही है। क्यों? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को वोट देता है तो केजरीवाल को वोट दे रहा होता है जो हिंदू हैं, कांग्रेस को वोट देता है तो राहुल गांधी को वोट दे रहा होता है जो कि हिंदू हैं। वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को वोट नहीं दे रहा होता कि भाई मैं मुसलमान को वोट दूंगा। अगर हाँ, वो तो सबसे बड़ा सेक्युलर जो है, और इससे बड़ी सेक्युलर की मतलब क्या अपने आप को प्रूव करा जाए, वैसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को अकल हो इतनी तो वो खुद सोचे कि अगर सिर्फ ये मुसलमानों की बात कर रहे होते तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के पीछे लगे होते 20-25% मुसलमान जितने भी हैं हिंदुस्तान के, जितनी भी पॉपुलेशन बताई जाती है। सेक्युलर ना होते, सेक्टेरियन होते, अगर सेक्टेरियन होते तो। लेकिन आपने देखा कि इतने वोट मिलते हैं, यहाँ से भी पिछली बार आपको 2-4 हज़ार 2-2.5 हज़ार वोट मिल गए होंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब को इतनी लिमिट है। तो क्योंकि मुसलमान सेक्युलर है, उसे ये नहीं देखना, उसे ये देखना है पार्टी किस तरीके से किसी एक कम्युनिटी को दबाए ना, ऐसे काम ना करे कि दंगे हों। हम लोग जो भाईचारा आपस में इतना ज़्यादा है, हिंदू मुस्लिम और सरदारों में और प्लस क्रिश्चियंस में, सब में, और कोई लड़ाई की बात नहीं होती है, तो वो ऐसी बातें ना करे कि लड़ाई पैदा करवाई जाए। आपकी एक सवाल का एक सिरा एक और बनता है, मैं बातचीत बंद नहीं करने वाला था, लेकिन वो सवाल का एक सिरा और बन गया। अगर आप कह रहे हैं देश का मुसलमान सेकुलर है और उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ओवैसी को वोट नहीं करता है, वो राहुल गांधी को या अरविंद केजरीवाल को वोट करता है, ये आप कह रहे हैं, तो क्या इसी बयान का ना, अगर आपको सिक्के को पलट के देखिए तो एक मतलब एक और निकलता है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी सेक्टेरियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं,
क्या वो कट्टरपंथी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जी मैं आपको बताऊं, देखिए नहीं, वो कट्टरपंथी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, और वो जो भी कर रहे हो हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं वो, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं और अपनी बात और प्लस आम पब्लिक की बात बता रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ, जो सब जगह मैंने वोट्स को एनालाइज करा और देखा कि कितने परसेंटेज ऑफ वोट असदुद्दीन ओवैसी साहब पाते हैं। वो देखिए, वो जिस तरीके की भी पॉलिटिक्स कर रहे हो वो अब उनके चेहरे की वजह से, अब उनके मुस्लिम होने की वजह से, देखिए उनकी पार्टी अभी इस लेवल पे इतनी बड़ी और इस लेवल पे नहीं पहुंची है कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाए, कम्पीट कर पाए उनसे। तो इस वजह से तो अभी जो है पर इल्ज़ाम लगते हैं कि वो बीजेपी के बी टीम है, उनके विरोधी इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। देखिए मैं आपको बताऊं कि उनकी वजह से जो वोट्स जो आम आदमी पार्टी को मिल रहे होते हैं, जो कहीं कोई कैंडिडेट जीत रहा होता है, तो वो 4-6 हज़ार वोट कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी वजह से वो कैंडिडेट हार जाता है और बीजेपी जीत जाती है। सिर्फ इस वजह से इल्ज़ाम लगता है। बाकी जो भी हो, सब अपनी अपनी राजनीति करने का सबको हक है और इंडिया डेमोक्रेसी है। अरे मुसलमान पहले भी सेकुलर था, आज भी सेकुलर है, और मुसलमान को किसी के पीछे नहीं जाना चाहिए। मुसलमानों को तो अपने जो है अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए भाई। हाँ, कैसे बनेगा सर वो रास्ता? रास्ता इत्तेफाक होना चाहिए, इत्तेफाक करें। मैं इस तरह थोड़ी सी ये फिलोसॉफिकल बात लग रही है कि अपना रास्ता खुद बनानी चाहिए। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करिए इसको। मुसलमान जो है किस चीज़ का नाम है? अमन का नाम मुसलमान है, पीस का नाम मुसलमान है। तो मुसलमानों को जो है खुद जो है पीस का रास्ता चुनना चाहिए, जो सबके लिए बेहतर साबित हो, उस पर उसके साथ चले जाए। हाँ, चाहे कांग्रेस। सर ये लल्लन टॉप है, मैं सिद्धांत हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और मैं साफ सुनने का आदी हूँ। ठीक है, पीस का रास्ता चुनना चाहिए, अपना रास्ता बनाना चाहिए, ये नहीं। नेता और पार्टी का नाम बताइए सर कि क्या ऑप्शन आपके पास लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभी तक तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम रफ़ी पाशा है। रफ़ी भाई, ओखला के रहने वाले रफ़ी भाई के लिए, मुसलमानों के लिए पीस का रास्ता और सेकुलर रास्ता और अपना रास्ता क्या है? क्या पॉलिटिकल विकल्प है आपके पास? अब बताइए सर। अब रास्ता यही जो है, हमारे पास जो है 3 कैंडिडेट उतर के आए हैं। तीनों कैंडिडेटों में अभी तक तो मुझे तो कोई ये दिखाई दे नहीं रहा है जो क्या अपने मतलब के लिए चुनाव न लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं आप। इसमें बेचारा जो है इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतर तो सिपाउर रहमान ही ज़्यादा बेटर लग रहा है। MIM वाले? हाँ, MIM वाला। सोच भी रहा मुसलमान, उसके बारे में सोच भी मुसलमान सोच रहा है दिल्ली का कि केजरीवाल ने क्या दिया पिछले 5 साल में और कांग्रेस ने क्या दिया। क्योंकि आज पेशोपेश में है ओखला के लोग कि सामने 3 कैंडिडेट आ गए हैं और तीनों कैंडिडेट अपने हैं, कोई पता नहीं है, लेकिन पार्टी को चुना तो पार्टी से। आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 3 कैंडिडेट्स में मुसलमानों का वोट बटे और बीजेपी का लग जाए? आप लोग को ये तो नहीं लग रहा है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, वोट नहीं बटेगा हमारा वोट नहीं बटेगा, एक तरफा वोट पड़ेगा, एक आदमी को पड़ेगा वोट, 3 किसी को भी पड़े, एक को पड़ेगा हमारा वोट सारा। अभी डिसाइड हुआ है कि नहीं आप लोगों में? सब डिसाइड समझ लिए, एक पड़ेगा अंदर, अभी तो अंदर तो डिसाइड। वो बोला कैमरे पे नहीं बोलना है। कैमरे पे नहीं बोलना, एक तरफ वोट पड़ेगा हमारा। हम लोगों दूसरा कुछ हम लोग का साजिश है, अभी हम लोग आराम से उसको बोलो टीवी पे यार। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हमारा एक तरफ वोट पड़ेगा। हाँ, एक तरफ पड़ेगा, एक तरफ पड़ेगा। मुसलमान तो भाई पहले ही वैसे टूट चुके हैं, हम लोग लंगड़े हो चुके हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इसीलिए हम लोग। आप कुछ बोल रहे थे? एक तो मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ, और जो है यहाँ पर सब बैठे हैं, हो सकता है उस तरफ ध्यान नहीं हो लोगों का। एक तो मुस्लिम वोट बैंक है ही नहीं इस देश में, ये बुनियादी बात बता रहा हूँ मैं आपको। इस टाइम वोट बैंक है हिंदू, बुनियादी बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो कैसे? अगर ये मुसलमान भी एक तरफ हो जाए, मुसलमान, हम तो ये चाहते हैं कि मुसलमान भी एक तरफ हो जाए, क्योंकि बीजेपी को जो सियासत करनी है वो करनी है कि मुसलमान को कौन परेशान कर रहा है जी? बीजेपी। मुसलमान का धर्मांतरण कौन कर रहा है जी? बीजेपी। मुसलमान को दबा कौन रहा है कि? बीजेपी। उनको ये दिखाना है, हालांकि हकीकत में शायद वो इतने हो भी नहीं और इतना ज़्यादा हो भी नहीं, लेकिन उनको ये दिखाना है किसको? एक हिंदू वोट को। मुसलमान का तो, मुसलमान की तो वोट की अहमियत ही ख़त्म कर दी है। बताइए कोई अहमियत है मुसलमान के वोट की? कोई अहमियत नहीं। हर एक वोट की अहमियत होती है। अगर आप उस नज़र से देखेंगे ना, लेकिन अगर आप हार जीत के पैमाने से देखेंगे तो मुसलमान की कोई अहमियत नहीं है। कांग्रेस ने इसको बीजेपी का डर दिखा के लूटा। इसके 70 साल से मजे लेते आ रहे हैं। क्या क्या मुसलमानों का, आप सारी रिपोर्ट्स हैं, सारी चीज़ें सामने। अब बीजेपी आई है, अब बीजेपी उनको दबाने के ऊपर वो राज कर रही है कि हाँ हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो, हालांकि सभी हिंदू ऐसे नहीं हैं, उनमें जो कम्युनलिज्म वाले लोग हैं उनका पैमाना यही है कि हाँ यार उनका काम हो रहा है बढ़िया बस। हालांकि उनके कुछ अच्छे काम भी हैं। अब उसमें इतने ज़्यादा में मुसलमान वो बात भी नहीं कहते जो बीजेपी के कुछ अच्छे काम भी है।
आप रोड की बात करो तो नितिन गडकरी ने एक अच्छा काम किया है, उसमें आप नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन वोट बैंक मुस्लिम नहीं है, ये आज की सच्चाई है। और ओवैसी साहब को मैं सुनता हूँ, उनका भी यही कहना है। और मुसलमान हाशिए पे है, बहुत निचले स्तर पर जा चुका है। उसको अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट खड़ा करना पड़ेगा, वो ओवैसी के रूप में हो या किसी और के रूप में। और ये आपदा है, ये आपदा जब हटेगी जब मुसलमान ही एक साइड हो जाएगा, सच्चाई है। मैं एक पॉइंट के बाद बताऊँ। और कोई बात? बस चलिए, क्या नाम है आपका? अबुल फजल। गौर से देखिए एक चेहरे को। चुनाव के पहले साजिश कर रहा है अबू फजल। आप ललन टॉप पे बातचीत देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया।